हेलो एवरीवन, दिस इज जनीता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्टडी सेंटर। कैसे हो आप सभी? तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर फिर से डिस्कस करने वाले हैं। ये सीटेट जुलाई का पेपर है 2019 का। इसमें से सीडीपी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। और अगर आप लोग को पीडीएफ भी चाहिए तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को पीडीएफ दे दूँगी, जहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सीटेट जुलाई का ये हमारा पेपर है और बहुत इजी जी टॉपिक्स हैं, बहुत इजी जी। देखिए क्वेश्चन भी रहते हैं। थोड़ा सा भी आप अगर अपना माइंड सेट करके रखते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप लोग इजीली आंसर को उसको निकाल सकते हैं। क्योंकि जो पॉजिटिव आंसर होता है वो हमें खुद ब खुद दूसरे ऑप्शन से अलग करता है और समझ में आता है कि यही हमारा राइट आंसर होगा। तो अभी हमारा पेपर पास है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जितना हम लोग प्रीवियस ईयर करते जाएंगे उतना हमारा क्लियर होता जाएगा। और जो टॉपिक में आपको क्लियर नहीं है वो टॉपिक आप जाके कहीं से भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद आकर के प्रैक्टिस सेट करते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप उसमें आपको मान लीजिए कोहलबर्ग में डाउट है या पियाजे में डाउट है या आरटी एक्ट में डाउट है, तो उस टॉपिक को आप जाइए वहाँ पे पढ़िए। आपके पास जो बुक्स वगैरह हैं, यूट्यूब हैं, कहीं से भी पढ़िए। उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करिए तो आपका ऐसे डाउट भी क्लियर होगा और आप मतलब आसानी से क्वेश्चन को समझने लगेंगे और टॉपिक को भी। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए, ये फर्स्ट है जो कि पियाजे से पूछा गया है। पियाजे के बारे में बता दूँ तो पियाजे देखिए संज्ञानात्मक, वो हमेशा कॉग्निटिव के बारे में बात करते हैं। उनका जो भी कार्य ज्ञान संज्ञान के बारे में वो मतलब नकल करके या फिर उद्दीपक अनुक्रिया करके या पुरस्कार या दंड देकर इन सब के बारे में वो बात नहीं करते, क्योंकि ये सब व्यवहारवाद बात करते हैं। तो बेसिकली जीन पियाजे ने हमेशा मतलब बच्चा के संज्ञान, उसके दिमाग पे जोर दिया है कि बच्चे के पास दिमाग है, वो दिमाग से अपने कार्य को करेगा, न कि दूसरे का नकल देख करके। तो देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, जिसमें से पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, जैसे जैसे भी दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। और दूसरा वाला देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2, प्रेक्षणात्मक अध्ययन की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। फिर थर्ड दिया हुआ है बच्चों को उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। उद्दीपक अनुक्रिया देखिए दिया, उद्दीपक अनुक्रिया के बारे में पालो बात करते हैं। और बच्चों को वही पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना सीखना सिखाया जा सकता है। मतलब ये देखिए पुरस्कार एवं दंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेसिकली पुरस्कार और दंड के बारे में तो स्किनर बात करते हैं और कहते हैं कि अगर बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे हमें पुरस्कार देना चाहिए, और अगर कोई बच्चा खराब काम कर रहा है तो हमें उसे दंड देना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा का व्यवहार उत्तम होगा। तो देखिए ये व्यवहार बात करते हैं। पियाजे ऐसा कुछ भी नहीं कहते कि बच्चे को पुरस्कार या दंड दे करके सिखाया जा सकता है। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। फिर देखिए थर्ड वाला दिया है, बच्चों को वही उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा, मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स बच्चे को दे करके कुछ किसी वस्तु के प्रति उसकी अनुक्रिया करवा करके हम कोई भी चीज़ अच्छे से सिखा सकते हैं उसको नियंत्रण में, कि हाँ तुमको इतने ही दूर जाना है, इतना ही देखना है। तो देखिए ये पावलोव बात करते हैं जो कुत्ते पे उन्होंने अनुप्रयोग किया था। तो यहाँ पे जीन पियाजे ऐसा कुछ भी नहीं कहते कि किसी चीज़ को देखकर उस पर जो हमारा रिस्पांस होता है, मान लीजिए समोसा देखकर हमारे मन में जो भी लालच आए, जो भी हमने लार टपकाया, तो ऐसे बच्चा सीखता है। या बुक देखकर उसको पढ़ने की इच्छा हुई थी, ये किसी को उद्दीपक अनुक्रिया को देख कर के, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सब व्यवहारवाद, पावलोव भी व्यवहारवाद थे, तो वो बात करते थे इस पे उद्दीपक अनुक्रिया के बारे में, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। फिर देखिए प्रेक्षणात्मक अध्ययन
मतलब बंडूरा बंडूरा मॉडलिंग की बात करते हैं कि बच्चा जैसे किसी भी हीरो को देखेगा तो उसका नकल करके सीखेगा, किसी महात्मा को देखेगा तो उनकी नकल करके देखेगा। बेसिकली ये बंडूरा जो थे उन्होंने मतलब संज्ञान और व्यवहार दोनों का मिक्सअप था उनका, उन्होंने दोनों को मिलकर संज्ञान के ऊपर भी बात किया और व्यवहारवाद के ऊपर भी बात किया। तो देखिए पियाजे इस पे भी बात नहीं करते कि दूसरों का बच्चा अवलोकन करके सीखता है, ये बंडूरा कहते हैं। सब अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी पियाजे के बारे में है, तो हम बेसिकली पियाजे क्या कहते हैं उसको देखेंगे। तो ये देखिए सेकेंड वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, ज्ञान के सक्रिय रूप में संरक्षित करते हैं, मतलब ज्ञान को, जो बच्चा होता है वो ज्ञान को संरक्षित करता है, जो भी दुनिया में सीखता है अपने दिमाग लगाकर जो कुछ भी सीखता है उसको अपने माइंड में सेट करता है, और दुनिया के व्यवहार में तो दुनिया में जो कुछ भी उसको मिलता है उस जो ज्ञान उसने संरक्षित किया है उसका उपयोग करके और खोज करके बच्चा सीखता है, अपने कार्य को करता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि बच्चा अन्वेषण करके, प्रयोग करके और ज्ञान को संरक्षित करके सीखता है। तो बेसिकली पियाजे यही कहते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, और बच्चा अपना दिमाग लगा करके कोई भी काम करता है और सीखता है, वो दूसरों की नकल मार के नहीं सीखता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखते हैं, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। मतलब बता रहा है कि चालक विकास मतलब कोई भी जो व्यक्ति है, बेसिकली वो दिशा के बारे में पूछ रहा है, कैसा कि सभी व्यक्ति देखिए एक दूसरे से अलग होते हैं, व्यक्तिगत विविधताएं पाई जाती हैं, सभी व्यक्ति कोई एक जैसा नहीं होता। और मतलब ऐसे सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है कि विकास के जो सिद्धांत हैं कि अगर चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, चाहे इंडिया का बच्चा है, कहीं का भी बच्चा हो, तो वो सभी बच्चे एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में बच्चा पैदा हुआ तो वो सबसे पहले चलना सीख जाएगा उसके बाद लेटना सीखेगा, या अमेरिका में जो बच्चा पैदा हुआ है तो वो पहले बैठना सीखेगा उसके बाद फिर सोना सीखेगा। नहीं, एक सीक्वेंस होता है, चाहे कहीं भी बच्चा पैदा हो वो सबसे पहले सोना सीखता है, उसके बाद बैठना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है। तो मतलब एक सीक्वेंस होता है। हाँ, इसमें ये है कि कोई बच्चा जल्दी जल्दी काम कर सकता है, कोई जल्दी बैठता है, कोई जल्दी चलने लगता है। मान लीजिए कोई बच्चा साल भर में चलना स्टार्ट करता है, कोई बच्चा 1.5 साल में, कोई 2 साल में। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पहले बैठना नहीं, पहले मतलब अपोजिट या कोई भी नहीं होता, एक सीक्वेंस फॉलो होता है जिसमें बच्चा सबसे पहले लेटना सीखता है, बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो मतलब एक सीक्वेंस होता है। वही पूछ रहा है कि मतलब सभी व्यक्तिगत भिन्नताएं तो होती, वो कौन सा सीक्वेंस है, कैसे उनका विकास होता है, तो वही पूछ रहा है। तो देखिए शीर्षगामी, अधोगामी, शीर्षगामी मतलब वही सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमल डेवलोकॉर्डल, मतलब कि बच्चे का विकास पहले सिर से होता है, फिर पैर तक होता है, फिर और ये बोल रहा है कि मतलब पहले सेंटर में होता है, मतलब हमारे पहले छाती का विकास होता है, फिर धीरे धीरे हाथ पैर का विकास होता है। तो हाँ ये होता है, लेकिन ये इस क्वेश्चन का आंसर ये देखिए नहीं हो रहा है, मतलब सर से वो तो एक पैटर्न पूछ रहा है कि कैसे पैटर्न होता है। तो ये वो दिया हुआ है कि मतलब विकास का ही, दिशा का ही सिद्धांत है कि कैसे बच्चे का विकास होता है, सर से पैर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और देखिए ये भी उसका जस्ट अपोजिट दिया है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में इसका लॉजिक नहीं बन रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और सेकेंड वाला भी देख सकते हैं। फिर थर्ड वाला हम लोग देखते हैं। थर्ड वाला दिया हुआ है, एक मिनट गाइस। हाँ, थर्ड वाला, अपरिकृत स्थूल चालक विकास, परिकृत सूक्ष्म चालक विकास। देखिए दिया है स्थूल चालक विकास और फिर दिया हुआ है सूक्ष्म चालक विकास, मतलब हाँ। और फोर्थ वाला दिया है परिकृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिकृत स्थूल चालक विकास, मतलब जस्ट इसका अपोजिट दिया हुआ है। तो स्थूल चालक विकास मतलब ग्रॉस मोटर विकास, मतलब बच्चे का सबसे पहले ग्रॉस मोटर, बच्चा सबसे पहले अपने बड़े बड़े अंगों को विकास करना, जैसे वो पूरे हाथों का यूज करना सीखता है, उसके बाद वो दौड़ना सीखता है, चलना सीखता है, फिर छोटे छोटे मसल्स का यूज होता है, जैसे सूक्ष्म चालक मतलब फाइन मोटर, जिससे वो बच्चा लिखना सीखता है, पेंटिंग करना सीखता है या कुछ भी। तो सबसे पहले बच्चे का बड़े बड़े अंगों का विकास होता है, उसके बाद छोटे छोटे अंगों का विकास होता है। तो वही पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में
कि बच्चे का क्रम कैसा होता है, पहले स्थूल, फिर पहले तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि बच्चा पहले फिंगर्स को यूज करना सीख जाएगा अपने हाथों के, और उसके बाद वो पूरे अपने चलना सीखेगा। सबसे पहले बच्चे अपने बड़े बड़े अंगों का विकास होता है, मतलब उनमें उनमें अ, अ, ऐसा समझिए उसमें मतलब वो उनको अच्छे से प्रयोग करना सीखते हैं। फिर धीरे धीरे देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो पहले वो पूरे हाथ से किसी चीज़ को पकड़ना सीखता है, लेकिन जैसे जैसे वो उसके फाइन मोटर मतलब उनके छोटे छोटे फिंगर्स के अंगों का विकास होना चालू हो जाता है, तो वो लोग कैसे अपने एक 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 दो दो उंगलियों से भी कोई सामान पकड़ सकते हैं। तो वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसका क्रम कैसा होता है। क्रम ऐसा होता है कि सबसे पहले उनके बड़े मसल्स का विकास होता है अंगों के, फिर छोटे छोटे अंगों का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि फोर्थ वाला वही जस्ट अपोजिट दिया है कि पहले छोटे छोटे अंगों का विकास होता है फिर बड़े अंगों का विकास होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। मतलब वही पूछ रहा है, जब बच्चा एडल्ट होता है मतलब कौन सा वो स्टेज है जिसके बाद बच्चा एडल्ट होने के लिए जाता है, मतलब उसमें इंटर करता है, वयस्कता की संक्रमण की पहल करता है। तो देखिए, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि और बाल्यावस्था की समाप्ति। तो बाल्यावस्था की जब भी समाप्ति होगी तो बाल्यावस्था के बाद क्या आता है हमारा, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था आता है। तो सॉरी, तो बाल्यावस्था की समाप्ति होगी तो उसमें किशोरावस्था आएगी, तो वो तो वयस्कता के लिए पूछ रहा है, हमें किशोरावस्था से तो पूछ नहीं रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। और थर्ड वाला देखिए दिया हुआ है, थर्ड वाला दिया है कि पूर्व क्रियात्मक अवधि, मतलब वो कि पहले ही अवस्थाओं की बात कर रहा है, क्रियात्मक मतलब फिजिकल वर्क के बारे में। तो यहाँ तो ऐसा कुछ पूछ नहीं रहा है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, मध्य बाल्यावस्था, फिर वही मध्य बाल्यावस्था के बाद फिर उत्तर बाल्यावस्था आएगा, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो तो वयस्कता के पास कब बच्चा पहुंचेगा, तो ये भी हमारा रंग हो जाएगा। फिर फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला दिया हुआ है कि किशोरावस्था, हाँ किशोरावस्था, जब सबसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। जैसे जैसे बच्चे का किशोरावस्था समाप्त होगा वैसे वैसे वो वयस्कता मतलब वयस्क होने, एडल्ट होने लगता है, तो एडल्ट में उस एंट्री करता है। तो वही पूछ रहा है कि उसे क्या कहते हैं, तो इसे किशोरावस्था कहते हैं, जब बच्चा मतलब वयस्क होने के संक्रमण मतलब उसमें इंटर करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 को। ये देखिए कोहल वर्ग से क्वेश्चन है हमारा। तो कोहल वर्ग या जे बाइगोस्की, ये तो सब पेपर में आते ही रहते हैं, इनको अच्छे से तैयार करना है। मैं बार बार आपको हर टॉपिक में हर जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, जब भी तो मैं इस पे आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि आप लोग इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। कोहलवर के अनुसार बच्चा नैतिक समझ के किस अवस्था के अंतर्गत आता है। देखिए कोहलवर के बारे में दिया हुआ है। बेसिकली कोहलवर ने 72 बच्चों को बैठा कर के, बॉयज ही थे, उनको मतलब एक कहानी बताई थी। वो हिंज की कहानी थी कि हिंज की पत्नी बहुत बीमार थी और वो मेडिकल पे दवा लेने के लिए गया। बेसिकली यही स्टोरी है एक, जो हिंज ने बच्चों को सुनाई थी। तो मैं स्टोरी आप लोगों को बता देती हूँ क्या था। तो हिंज नाम एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, तो वो मेडिकल पे दवा लेने के लिए गया। तो वो दवा और कहीं नहीं मिल रही थी, वहीं एक जगह मिल रही थी, लेकिन वो उसको 3-4 गुने पर बेच रहा था। और हिंज के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दवा को खरीद सके। फिर उसकी पत्नी मतलब इतना ज़्यादा बीमार थी कि अगर वो दवा नहीं उसको मिलता तो वो मर जाती। तो मतलब उस समय अगर हिंज ने वो दवाई चोरी कर ली तो मतलब उसको कैसे दंड मिलनी चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी मर जाती, तो क्या उसको चोरी करनी चाहिए थी या चोरी नहीं करनी चाहिए थी। अगर चोरी उसने किया तो उसको क्या मिली। तो उन्होंने मतलब अलग अलग प्रकार के बच्चों के बारे में बताया था। कोई बच्चा जैसे 4 से 10 साल का था, कोई बच्चा 10 से 15 साल का था, कोई 15 से ऐसा समझिए 18 साल का था। तो सबके बच्चे का अलग नैतिक तर्कना अलग अलग होगी। छोटा बच्चा किस हिसाब से नैतिक तर्कना देगा, फिर बीच वाला कैसे देगा, फिर बड़े बच्चे कैसे देंगे, तो उसके बारे में ही पूछा है। बेसिकली उन्होंने कोहलबर्ग ने 3 स्टेजेस बताए थे
सॉरी 3 स्टेजेस बताए हुए, नहीं लेबल बताए थे कि मतलब जैसे बच्चे का कैसा नैतिक विकास होता है, उसमें से 6 मतलब उन्होंने स्टेजेस बताए थे। 3 लेबल उन्होंने बताया था, जैसे प्री कन्वेंशनल लेबल, कन्वेंशनल लेबल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेबल। मतलब हिंदी में पूर्व परंपरागत, फिर परंपरागत, फिर उत्तर परंपरागत। मतलब इन तीनों स्टेजों में उन्होंने दो दो मतलब स्टेज बताए थे। एक लेवल में उन्होंने 2 स्टेज बताए थे। जैसे पहला वाला था पूर्व परंपरागत, तो पूर्व परंपरागत में उन्होंने 2 स्टेजेस बताए। पहला था जैसे सजा से बचने के लिए, और दूसरा साधनात्मक, मतलब जो हमारे साथ जैसा करता है हम भी उनके साथ वैसा करेंगे। फिर उन्होंने नेक्स्ट वाला भी बताया था परंपरागत, उसमें से मतलब बच्चा नियम कानून को नहीं तोड़ेगा, समाज के नियम कानून को नहीं तोड़ेगा, और दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा काम करेगा कि मेरा मतलब इज्जत बना रहे। फिर उन्होंने थर्ड लेवल में बताया था कि बच्चों कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो बच्चों को नहीं पसंद होती, नियम कानून वो अपने अकॉर्डिंग अपने नियम कानून को तोड़ना चाहते हैं कि मैं इसको क्यों फॉलो करूँ, मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं है, ये गलत नियम है। और सबसे लास्ट था सार्वभौमिक सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत, जिसमें मतलब अपने लिए नहीं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, क्यों हम इस दुनिया में आए हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, ये पूरा करने के लिए दिया हुआ था। तो देखिए ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर पकड़ा जाएगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा, उसको चोरी नहीं करनी चाहिए। तो सोचिए मतलब कौन से स्टेज का बच्चा हो सकता है जो ऐसा बोलेगा। तो देखिए सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, बच्चा मतलब इतना बड़ा तो नहीं है कि वो यह बता सके कि हाँ उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि ये गलत है, वो अपने दुनिया में इसलिए आया हुआ है कि उसका क्या उद्देश्य है क्या नहीं। इतना बच्चा बड़ा तो नहीं है कि इसका जवाब दे सकते। इसमें मतलब 2 से 3% व्यक्ति पहुंच पाते हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए या और भी सब हो गए। तो ये तो हमारा क्वेश्चन का आंसर राइट हो। दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास जी, वही तो बोल रहा है वो बच्चा ना। देखिए कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा, मतलब उसे दंड मिलेगा। अगर वो चोरी किया है तो उसे दंड मिलेगा। तो वही तो बोला दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि वो बच्चा कौन सी स्टेट में है और स्टेज में है, बच्चा फर्स्ट स्टेज में है, लेवल 1 के फर्स्ट स्टेज में है, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा है, मतलब इसे 4 से 10 साल के बीच में। ये सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास, तो ये मतलब बच्चा इसमें है कि वो कभी भी नियम कानून को नहीं तोड़ेगा, जो भी समाज में नियम कानून बने हुए हैं उसको वो फॉलो करेगा। तो इसका ये आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि वो बच्चा तो पहले, और यही आंतरिक उद्देश्य अभिविन्यास, मतलब अपनी इच्छाओं के लिए हम अपने नियम कानून को तोड़ सकते हैं, हम क्यों फॉलो करें। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फोर्थ क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं लेव वाइगोत्स्की, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की से क्वेश्चन है कि मतलब जो बच्चे खुद से बात करते हैं उसे क्या करते हैं। हम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता। तो समस्यात्मक वार्ता तो ऐसा कुछ है नहीं, वो खुद से बात कर रहा है तो समस्या थोड़ी होगा उसके लिए। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। फिर थर्ड वाला देखिए भ्रांत वार्ता, मतलब भ्रांति, उसको भ्रांति के लिए नहीं, अपने वो कार्यों को दिशा निर्देश करने के लिए करता है। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। व्यक्तिगत वार्ता, हाँ व्यक्ति खुद से बात करता है बच्चा तो वो व्यक्तिगत वार्ता होगा, वो अपना प्राइवेट स्पीच करता है बच्चा। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और देखिए फर्स्ट वाला दिया हुआ है कि अहम केंद्रित वार्ता, मतलब अहम केंद्रित तो खुद से अंदर बात करना, तो वो अंदर तो बात नहीं कर रहा है। ये अहम केंद्रित वार्ता के बारे में पियाजे बात करते हैं। व्यक्तिगत वार्ता, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत वार्ता। देखिए खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। मतलब बेसिकली जेंडर टॉपिक से ये क्वेश्चन है कि मतलब बच्चों के कोई भी बच्चा है, मतलब बचपन से ही पैदा हुए तो उसको ऐसे खिलौने की, मतलब ये खिलौने बॉयज़ के हैं, ये खिलौने गर्ल्स के हैं, ये कपड़े लड़कियां के हैं, ये कपड़े लड़कों के हैं, ये सामग्रियां, ये किचन का काम है, ये लड़कियों का है, ये व्यवसाय का काम है, ये लड़कों का है, ये रंग लड़कियां पहनेंगी, ये रंग लड़के पहनेंगे। तो बेसिकली वही पूछ रहा है कि ये संबंधित मतलब किससे जुड़ा हुआ है, क्या ये किसकी पहचान करवाता है ये सब। तो जेंडर विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता,
तो बेसिकली वो साफ साफ दिख रहा है कि वो जेंडर रूढ़िवादिता है, क्योंकि पहले से ही चला आ रहा है कि ये खिलौने ये, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। और जेंडर पहचान ऐसा कुछ नहीं है कि वो जेंडर का पहचान करवा रहे, जेंडर का पहचान करने तो खुद ही भगवान ने बनाए हैं कि ये लड़की है ये लड़के हैं। तो मतलब ऐसे पहनावे से या इससे कोई लेना देना नहीं, जेंडर का सिद्धांत ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब हमारे रॉन्ग आंसर हो जाएगा और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने अनुभव जो साथ में लाती है, मतलब एक बच्ची है जो भी पहली बार विद्यालय जा रही है। तो मतलब उसने कुछ भी अपने दुनिया में, अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में जो कुछ भी सीखा है वो उसको लेकर के स्कूल गई है। तो मतलब जो शिक्षक हमें क्या करना चाहिए, जो उसके अनुभव है वो स्कूल में बताए कि हाँ मैंने ऐसा किया ऐसा सीखा है। तो कुछ अच्छे अनुभव होंगे, कुछ खराब अनुभव होंगे, तो हमें क्या करना चाहिए उसके अनुभव का, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। उसे अस्वीकार कर देना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। तो देखिए, अस्वीकार करना चाहिए। क्यों भाई, बच्चा अपना अनुभव लेकर आया है तो उसे अस्वीकार क्यों करेंगे, हम सुनेंगे उसके बच्चे के, उन्हें क्या सीखा है क्या बता रहा है। उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। देखिए वही हो गया, जो ऊपर कह रहा है वही अस्वीकार करो या उपेक्षा करो, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए भी कुछ ऐसे मत। देखिए आंसर खुद ब खुद हमें समझ में आ जाता है कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। उसे शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। हाँ, जो उसने अनुभव अपने स्कूल में लाया है उसके अनुभव को हमें सुनना चाहिए, फिर उसको और उसके अकॉर्डिंग उसको जो भी कुछ हमें उसका हो उसे बताना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। एक शिक्षक को चाहिए कि, मतलब एक टीचर है तो उसे क्या करना चाहिए, मतलब ऐसे ऑप्शन देखते हैं उसमें से सबसे कौन सा बेस्ट है, मतलब क्या सही है उसको चूज करना है हम लोग। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, वह शिक्षार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करें, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हैं, वह महत्व देती हैं। तो देखिए, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, मतलब तुलना करे, तुम ज़्यादा पढ़ने में अच्छे हो, तुम कम अच्छे पढ़ने में अच्छे हो, तो ये तो टीचर को नहीं करना चाहिए, हमें सब बच्चों को एक साथ लेकर चलना है। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। फिर देखिए दूसरा दिया हुआ है, वह विशेष संस्कृतियों समुदाय, मतलब कोई विशेष संस्कृति समुदाय से आया हुआ है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैसे, तो हम चलो इसको ज़्यादा सम्मान देंगे, अरे ब्राह्मण का बच्चा है इसको ज़्यादा सम्मान दे, ये क्षत्रिय है या वैसे तो इसको ज़्यादा नहीं, इसको उधर कर दो। नहीं, एज ए टीचर हम सभी बच्चों के साथ लेकर चलेंगे, उनके मन में कोई भी ये भावना ना हो कि बच्चा कम सीख रहा है, कम जान, नहीं, बच्चे के मन में भावना नहीं है कि नहीं मैं छोटे कास्ट का हूँ या कुछ भी। सभी बच्चों को लगे हम एज अ फ्रेंड है, हम एक साथ पढ़ रहे हैं तो हम सब एक जैसे हैं। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर 3 दिया है, वो विद्यार्थियों के भी सांस्कृतिक विभिन्नताओं की अनदेखी करे, कि वो सोचे नहीं सभी बच्चे एक जैसे, एक संस्कृति जैसे रहे, क्यों अलग अलग दिख रहे हैं, वो सब अलग अलग अगर समुदाय या संस्कृतियों से आए हैं तो वो अलग अलग ही रहेंगे। तो उनको, मतलब हम उनकी संस्कृतियों को नहीं तोड़ेंगे कि नहीं तुम सब एक जैसे ही रहो। तो ये भी देखिए हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि अनदेखी करेंगे, अनदेखी नहीं करेंगे, उनको हम लोग उनके संस्कृतियों को सम्मान देंगे। यह संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्षा में सभी संस्कृतों का सम्मान करती हैं। हाँ, वो जितने भी अच्छे, जितने भी समुदाय के बच्चे आए हुए हैं, जितने भी संस्कृति के बच्चे आए हुए हैं, हमें उनको मतलब एक्सेप्ट करना है और उनको, उनके जो भी संस्कृतियाँ हैं उनको हमें सम्मान देना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित रचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो देखिए आरटी एक्ट के बारे में वही पूछ रहा है कि मतलब जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो किसकी वकालत करता है। एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, पृथककरण शिक्षा, मुख्य धारा धारा शिक्षण। तो देखिए पृथककरण तो कर मतलब अलगाव हम करेंगे नहीं। एकीकृत शिक्षा जो है वो इस समावेशी शिक्षा के अंदर ही आ जाती है। मुख्य धारा शिक्षण मतलब बच्चों को पढ़ाई से जोड़ना। तो देखिए जो ये समावेशी शिक्षा दी हुई है, ये सब जितने दिए हुए हैं, मुख्य धारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षण, ये इसी में आ जाता है, ये ब्रॉड है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा, क्योंकि सभी बच्चों को, और शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हो तभी भी सबको एक साथ पढ़ने का अधिकार है एक विद्यालय में। जहाँ सामान्य बच्चे पढ़ते हैं वहीं विशेष बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो वही जो ऊपर क्वेश्चन था वही सेम नीचे भी वही ही है कि मतलब कौन सी विचारधारा है जो मतलब यह कहती है कि सभी बच्चों को एक ही नियमित विद्यालय में पढ़ने का अधिकार प्राप्त है, चाहे वो आँख से विकलांग हो या पैर से विकलांग हो या मानसिक रूप से मंद हो या बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हो। तो मतलब वो कहाँ कौन से जिसमें समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो सबको। तो देखिए यही फिर दिया हुआ है, समावेशी शिक्षा, मुख्यधारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुसांस्कृतिक शिक्षा। तो ये सब जो है वो सब समावेशी शिक्षा के अंदर ही आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राइट, समावेशी शिक्षा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। स्तंभ क स्तंभ ख, देखिए मतलब एक तरह बच्चे दिए हुए हैं, वो कैसे बच्चे हैं, मतलब प्रतिभाशाली, अधिगमशक्त, सृजनात्मक और ADHD के बच्चे हैं। और दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं दी हुई हैं। तो मतलब कौन सी विशेषताएं किसकी हैं वही मैच करना है हम लोगों को। तो देखिए पहला वाला दिया है प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली बालक कैसा होगा, वो क्या धारा प्रवाह पढ़ने में कमी उसकी होगी, नहीं, वो तो धारा प्रवाह पढ़ पाएगा अच्छे से ना। क्या मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। देखिए ये प्रतिभाशाली बच्चों का नहीं, ये सृजनात्मक बालक होंगे जो मतलब किसी भी समस्या को अलग अलग तरीके से सोचेंगे। आसानी से विचलित होने की आदत तो मतलब प्रतिभाशाली बच्चों में कैसे होगी, वो तो टैलेंटेड चाइल्ड है, तो उसको मतलब कोई भी चीज़ अच्छे से फटाक से सीखने की आदत, रटने की मतलब जो भी चीज़ें होंगी वो फटाफट कर लेगा। तो शीघ्रता एवं स्वतंत्रता से सीखने की योग्यता, हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का हमारा हो जाएगा फोर्थ, मतलब शीघ्रता से सीखने की और स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, वो कोई भी चीज़ फटाफट सीख लेगा। फिर अधिगम अशक्तता, मतलब वही अधिगम अशक्तता, मतलब बच्चे को सीखने में जिसको परेशानी हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर देखो सृजनात्मक बालक क्या होगा, सृजनात्मक बालक जो होगा वो मूल समाधानों की और ऐसा नहीं है, अगर आप लोगों को जो, ऐसा जरूरी नहीं है कि चारों ऑप्शन आप लोगों को पता है, तो जो जो पहले आप लोगों को पता है, मान लीजिए चलो हमें दूसरे का नहीं पता है, तो हम लोग पहले तीसरे का, हाँ हमें सृजनात्मक बालक के बारे में पता है, सृजनात्मक बालक कैसे होते हैं, वो मूल समाधानों के बारे में अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। तो पहले हम इसको मैच कर लेंगे, क्योंकि 2-3 भी हमने मैच किया तो हमारा आंसर हमें मिल जाता है। फिर ADHD चलो मैं मान के चलूँ कि हमें इसका नहीं पता, फिर इसका मालूम हमें पता है ADHD मतलब बच्चा है जो सक्रिय होता है, उसका ध्यान फटाफट इधर उधर भटक जाता है और ध्यान कमियत से मतलब ध्यान लगाने में, तो वो कौन सा होगा जिसको ध्यान में वो विचलित होगा फटाक से, क्योंकि वो उसका ध्यान एक जगह नहीं होगा, 2 मिनट में इधर ध्यान लगाएगा फिर से उसका दिमाग दूसरी जगह चला जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर देखिए अधिगम, अब बचा कौन, यही बचा है धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, अधिगम अशक्तता। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड का ए। तो मतलब इतना भी नहीं, अगर आपको 1-2 भी मिल रहे हैं तो आप ऑप्शन से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि इसका कौन सा, जैसे प्रतिभाशाली पहले का डी, तो पहले का डी इन सब में दिया है, फोर्थ में नहीं दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। और एक मिनट, और देखिए इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। फिर सेकंड देखते हैं क्या, दूसरे का हमारा क्या है पहला, तो दूसरे का देखिए, दूसरे का पहला किसमें दिया हुआ है, दूसरे का पहला इसमें ही दिया हुआ है। बाकी अगर आपको 2 भी आते हैं ना तो आपका सारा सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए पहला उसके इसमें सी दिया हुआ, इसमें भी सी दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका। फिर हम लोग और भी मैच कर लेते हैं। फिर तीसरा दिया है, देखिए सृजनात्मक का दूसरा, फिर सृजनात्मक का दूसरा दिया हुआ है। फिर अवधान ADHD का कौन सा दिया हुआ है, सी, ADHD का सी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए 12 नंबर, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, मतलब बच्चे, वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि बच्चे कब अच्छे से सीखते हैं, कब वो मतलब एक्टिव रूप से, कब स्कूल में वो एक्टिव होंगे, क्या ऐसा होगा जिससे बच्चे मतलब उनको टेंशन नहीं होगा, डर नहीं लगेगा, वो अच्छे से किसी चीज़ को सीखेंगे। तो शिक्षक बच्चा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है,
या ऑप्शन दूसरा, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। तीसरा, वे श्यामपट्ट पर आधारित अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। या वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो देखिए, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। नियंत्रित करके कोई भी कार्य कर रहा था, इतना करो, ऐसे करो, मतलब उसको नियंत्रण, उसको फ्री नहीं कर रहा है कि हाँ तुम अपने से सोचो, अपने से कर पाए। जब पूर्ण नियंत्रण ही रखे रहोगे तो बच्चा कैसे सीख पाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर ये तो नहीं होगा, क्योंकि वो नियंत्रण में बच्चे तो नहीं सीख पाएंगे। फिर वे पाठ्य पुस्तक में दी गए तथ्यों को, मतलब अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, जो बुक में दिया है वही रटे जा रहे, तो उससे भी तो उनका दिमाग कैसे बढ़ेगा, कैसे सीखेंगे, वो तो फिर वही रट्टू तोता बनेंगे। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। फिर देखिए, श्यामपट्ट पर आधारित अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल। अब अध्यापक ने श्यामपट्ट पे लिख दिया है क्वेश्चन का आंसर, वही उसको नकल करेंगे, तो क्या उससे भी उनका दिमाग लगेगा, खुद का लॉजिक लगेगा? नहीं, तो ये भी हमारा राइट नहीं होगा। फिर दिया है, वे विभिन्न गतिविधियों कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। हाँ, जब कोई भी गतिविधि हो रही है, कोई भी मतलब मान लीजिए एक्टिविटी करवा रहे हैं और वो उनमें अच्छे से भाग लेते, पार्टिसिपेट करते हैं और उसको सीखते हैं, कोई भी गेम है या कुछ भी है तो उनको मजा आता है, तो वो अच्छे से सीखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और वैसे भी देखिए, ऑप्शन समझ में आते रहते हैं कि हमारा राइट आंसर कौन है। इसमें देखिए सक्रिय गतिविधियाँ, मतलब पॉजिटिव वर्ड दिए रहते हैं जिससे हमें आंसर मिलते रहते हैं। फिर 13 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम लोग। बच्चों को कक्षा में प्रश्न, मतलब बोल रहा है, अगर बच्चे क्लास में बच्चे हैं तो क्या उसे हम जो क्वेश्चन है उनके मन में, हमने कोई भी टॉपिक पढ़ाया है तो उनके मन में उसके प्रति मतलब कोई भी तो क्वेश्चन होगा, तो उनको हमें क्या करना चाहिए? पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, दूसरा पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, तीसरा पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, चौथा पूछने से रोकना चाहिए। तो क्या हमें बच्चों को प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए? हमने कोई टॉपिक पढ़ाया, बच्चे अगर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा उसने क्या सीखा है? क्वेश्चन पूछेगा तो समझ में आएगा, हाँ इसने कितना समझा है, इसको क्या समझ में आया। तो ये देखिए, पूछने से रोकना चाहिए तो बिल्कुल भी नहीं, हम रोकेंगे क्यों, उसको पूछने के लिए प्रेरित करेंगे ना। फिर देखिए दिया है, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, वही सेम हो गया कि पूछने नहीं देंगे। फिर देखिए दिया हुआ है, पूछने के लिए हतोत्साहित, मतलब नहीं पूछ सकते, तुम कैसे क्वेश्चन पूछ सकते, चलो सिट डाउन बैठो, तो ये भी नहीं कर सकते हम लोग। पहला दिया, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हाँ, अगर बच्चा डर रहा है, उसके अंदर शक है, उसको कोई भी डाउट है, तो हमें उसको प्रेरित करना चाहिए। हाँ बेटा, आपको क्या दिक्कत है, क्या आप पूछ सकते हो, तो वो क्वेश्चन पूछेगा तो उसका डाउट क्लियर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी घटना, कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? मतलब वो पूछ रहा है कि मतलब वो एक इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें मतलब अच्छे से अधिगम होता है, मतलब लर्निंग होती है, बच्चा अच्छे से सीखता है, लेकिन एक ऐसा है जिसमें बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाता है। तो वो कौन सा है जिसमें बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाता है? तो देखिए, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। तो अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया करेगा तो बच्चा तो अच्छे से सीखेगा ही, तो हमें नहीं, किसमें नहीं सीखेगा वो बताना है। तो ये इसमें सीखेगा, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। फिर दिया है, निर्देश एवं संचालन, उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलेगी तो वो बच्चा अच्छे से कार्य करेगा, तो इसमें भी बच्चा सीखेगा। तो इसमें बच्चा सीखेगा, इसलिए हमें किसमें नहीं सीखेगा वो बताना है, तो ये इसलिए भी हमारा रॉन्ग है। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, मतलब अगर बार बार सीखा है, 1 2 4 बार दोहराएगा, उसका अभ्यास करेगा तो उसका और मजबूत होगा, तो ये भी कर सकता है। हालांकि पुनरावृत्ति करना और अभ्यास करना सही नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू देखो कंठस्थीकरण में स्मरण से बेटर है, इसलिए ये हमारा नहीं होगा इसका आंसर। और कंठस्थीकरण स्मरण, मतलब कोई भी चीज़ जिसको बता दी वही रट रहा है, वही रट रहा है, उसको कुछ भी समझ में नहीं रहा, क्या गलत है क्या सही है, नहीं, उसको जो मिला वही उसने याद कर लिया। तो ये सबसे मतलब ये काम नहीं करना चाहिए, जिससे इससे अच्छा अधिगम नहीं हो पाएगा, मतलब लर्निंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, कंठस्थीकरण और मिश्रण। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के टॉपिक का। ये देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15। फिर 15 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। और देखते हैं पहले क्वेश्चन। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी
मतलब एक टीचर है जो मतलब उसके अपने बच्चों के प्रति मतलब उसको विश्वास होता है कि हाँ हमारे बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं, अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से करेंगे, उनको अपने बच्चों के ऊपर विश्वास होता है। तो मतलब क्या होता है, बच्चे क्या क्या करते हैं उस वक्त, क्या उनको अच्छे सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, या निश्चिंत हो जाते तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, क्या उनका उत्साह भंग हो जाता है, वो दबाव में आ जाते हैं, या किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। तो देखिए किसी भी रूप से प्रभावित क्यों नहीं, अगर उनके टीचर का अच्छा सपोर्ट है बच्चों के ऊपर, मतलब पॉजिटिव है, उनके बच्चे सीख सकते हैं, उनके टीचर हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि हाँ आप अच्छे से सीख सकते हैं, तो वो प्रभावित नहीं क्यों, तब तो प्रभावित होंगे ना। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है प्रभावित नहीं होंगे, इससे तो वो प्रभावित होंगे। तो फिर उत्साह भंग हो जाता, अगर टीचर उनको सिखाने के लिए तैयार है तो उनका उत्साह और बढ़ेगा कि हाँ हमारे टीचर हमें अच्छे से बताएंगे, हमें समझ में आएगा। तो उत्साह भंग क्यों होगा, ये भी राइट नहीं होगा। निश्चिंत हो जाते हैं और सीखने का प्रयास बंद करते हैं, क्यों, अभी उनके टीचर सिखाएंगे तो वो लोग तो सीखने के लिए तैयार होंगे ना। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। फिर देखिए सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होंगे, हाँ उनके अंदर मतलब ऐसा क्यूरियोसिटी होगी जानने की कि मतलब टीचर अब बताएंगे हम लोग अच्छे से सीखेंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो बेसिकली हमने 15-15 करके 2 पार्ट में कर रहे हैं। तो पहला में हमने ये जुलाई वाला है जिसमें से 15 क्वेश्चन हम लोगों ने आज कर लिया है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे पीडीएफ को प्रोवाइड करवा दूंगी, वहाँ से आप लोग लिखकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े अपने फ्रेंडों तक इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।